तो तमाम कार्य इस वक्त प्रदेश के अंदर किए जा रहे हैं और हर किसी की एक अहम भूमिका है प्रदेश के विकास को लेकर। प्रदेश की अर्थव्यवस्था को कैसे रफ्तार देनी है, इसको लेकर प्रयागराज के जो खास लोग हैं वो क्या कदम उठा रहे हैं, ये जानने की हम यहाँ से कोशिश कर रहे हैं। रुतेश जी, बहुत शुक्रिया आपका भी हमारे साथ। अब अगले पैनल का आपसे परिचय करा देती हूँ। हमारे साथ एम के मिश्रा होंगे, प्रयागराज डेवलपमेंट अथॉरिटी से चीफ इंजीनियर हैं। बहुत स्वागत है आपका एम के मिश्रा जी। संजीव अग्रवाल हैं, विनायक ग्रुप ऑफ कंस्ट्रक्शन से मैनेजिंग डायरेक्टर है। आपको भी मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी संजीव अग्रवाल जी। साथ ही अजय मिश्रा है हमारे साथ, ओमेक्स प्रयागराज से जनरल मैनेजर हैं। आपको भी मैं मंच पर आमंत्रित करती हूं। और साथ ही अनुभव वर्मा है हमारे साथ, सिटीजन हाउसिंग से डायरेक्टर हैं। आपको भी मैं मंच पर आमंत्रित करती हूं। तो रियल एस्टेट में किस तरह की भूमिका इन तमाम लोगों की तरफ से उठाई जा रही है, ये जानने की हमारी कोशिश होगी। कोरोना के बाद किस तरह चीजें बदली हैं, ये जानने की हम कोशिश करेंगे। कितना इफेक्ट पड़ा है कोरोना के बाद इन सेक्टर्स पर, ये भी हमारी जानने की कोशिश रहेगी इन तमाम लोगों से। और साथ ही हम ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि सरकार से क्या कुछ मांग है इनकी, क्या कुछ एक्सेप्टेशंस है सरकार से, ये भी हम जानने की कोशिश यहाँ से करेंगे। और सबसे बड़ी बात देखिए, रियल एस्टेट की अगर बात की जाए तो रियल एस्टेट की भी एक अहम भूमिका रहती है अर्थव्यवस्था में। और जब प्रयागराज की बात हो रही है तो प्रयागराज के अंदर किस तरह से ये जो तमाम लोग हैं वो अपनी भूमिका निभा रहे हैं, इसको आगे बढ़ाने में ये जानने की हम कोशिश करेंगे। ओवर टू यू राम। बहुत शुक्रिया आकांक्षा आपका। और किसी भी चीज के जब निर्माण की बात करते हैं तो ये बहुत महत्वपूर्ण है कि आपके पास जगह कहाँ पे है, कोई भी प्रोजेक्ट कहाँ पे है। क्योंकि कल मैं चर्चा कर रहा था प्रयागराज के लोगों से, तो उस चर्चा में ये बात निकलकर सामने आई कि आप बिजनेस कोई भी करते हो, रियल एस्टेट बहुत जरूरी है। क्यों जरूरी है वो आप इस बात से समझिए कि अगर हो सकता है कि आपको परचून की दुकान खोलनी है, सबसे सरल है, लेकिन वो दुकान कहां खुलेगी, आपका स्टोर कहां पे होगा, ये महत्वपूर्ण है। अगर इस शहर के सबसे बड़े मॉल में वो परचून की दुकान आप खोल रहे हैं, वो दुकान के अगर मालिक आप हैं तो आपका व्यापार अलग होगा, और आपके मोहल्ले की कोने की दुकान होगी तो आपका बिजनेस अलग होगा। तो हर चीज में रियल एस्टेट इंफ्रास्ट्रक्चर एक बहुत बड़ा योगदान अदा करता है, देता है, और आप सभी लोग उसके महारथी हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत इस मंच पर। सबसे पहले अनुभव वर्मा जी, सवाल आपसे, और प्रश्न यह है कि हम कह रहे हैं कि नए उत्तर प्रदेश का निर्माण हो रहा है, प्रयागराज में क्या क्या नया हो रहा है, आपका ग्रुप क्या क्या नई चीजें लेकर आ रहा है? तो अगर हम स्पेसिफिकली अपने ग्रुप की बात करें तो हम प्रयागराज में पहली इंटीग्रेटेड टाउनशिप बना रहे हैं। ये इनफैक्ट पूरे पूर्वांचल, यहाँ से लेके पूर्वांचल तक में किसी को भी इंटीग्रेटेड टाउनशिप बनाने का लाइसेंस नहीं मिला है। एंड इनफैक्ट हम 2 ग्रुप हाउसिंग भी कर रहे हैं। बट व्हाट इज़ हैपनिंग ये कोरोना काल में इस समय, आई थिंक पीपल ज़्यादा से ज़्यादा इंटीग्रेटेड लाइफ स्पेसेस चाहते हैं कि हम अपने कैंपस के अंदर रहें, वहाँ पे स्कूल भी हो, मेडिकल फैसिलिटीज़ भी हों, एंटरटेनमेंट, रिक्रिएशन, ये सब तो हों। मकान के साथ साथ उनको चाहिए कि इंटीग्रेटेड फैसिलिटीज़ अवेलेबल हो। तो हम अपने जो हमारे प्रोजेक्ट्स हैं उसमें हम यही ट्राई कर रहे हैं कि इंटीग्रेटेड लाइफ स्पेसेस प्रोवाइड करें। एंड व्हाट द गवर्नमेंट इज डूइंग ऑल्सो कि जैसे स्मार्ट सिटी मिशन है या प्रयागराज जो कुंभ मेला के दौरान जो डेवलपमेंट हुआ शहर का, तो जो फैसिलिटीज़ हैं इन अराउंड द जो टाउनशिप हैं या ग्रुप हाउसिंग है, तो वो फैसिलिटीज़ का भी बहुत डेवलपमेंट हुआ है। तो बोथ प्रोजेक्ट के अंदर और प्रोजेक्ट के बाहर पिछले 3-4 साल में प्रयागराज में बहुत काम हुआ है, जिसका लाभ आई थिंक प्रयागराज के रेसिडेंट्स को मिल रहा है। बिल्कुल। सवाल मेरा संजीव अग्रवाल जी आपसे है। अभी उन्होंने तमाम चीज़ों का जिक्र किया कि क्या कुछ सुविधाएं उनकी तरफ से दी जा रही हैं या फिर आगे क्या कुछ कार्य को लेकर प्लानिंग है, लेकिन मैं आपसे जानना चाहूंगी विनायक ग्रुप ऑफ कंस्ट्रक्शन से
कि इस वक्त जो सिचुएशन है, हम कोरोना के फेज से बाहर निकले, चीजें बहुत ज्यादा बदली हैं, रियल एस्टेट पर भी काफी इफेक्ट उसका पड़ा है, तो अभी उन बदलती चीजों के साथ आप इसे रफ्तार देने में क्या कदम उठा रहे हैं? कोरोना में हर व्यापार प्रभावित हुआ है, उसमें रियल एस्टेट अछूता नहीं है। प्रयागराज में अगर इसको कहा जाए कि क्या चीज़ें नहीं हो रही हैं, तो उसके पहले जाना जाए कि थोड़ा सा पिछले कुछ वर्षों में यहाँ पे क्या नया हुआ है। प्रयागराज ने बहुत कुछ खोया, यहाँ के बहुत सारे राजनेताओं ने जो प्रयागराज का जिस प्रकार से विकास होना चाहिए था उस प्रकार से नहीं किया, लेकिन पिछले एक दशक के अंदर रियल एस्टेट ने प्रयागराज को बदलने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई। यहाँ पे हमारा ग्रुप पहला एक मॉल और मल्टीप्लेक्स लेकर के आया सन 2010 में। उसके साथ यहाँ पे इंटरटेनमेंट जगत की नई शुरुआत हुई पीवीआर के द्वारा। कोई बड़ी ऑर्गेनाइज शॉपिंग्स नहीं थी, उसमें पैंटलून्स और स्पेंसर्स जैसे ब्रांड आए। उसके बाद हम लोगों ने फर्दर डेवलपमेंट को आगे ले जाते हुए रिलायंस ग्रुप को इलाहाबाद लेकर के आए, उनका ट्रेंड्स से लेके डिजिटल लेकर के बहुत सारे स्टोर लेके आए। इससे शहर के विकास में बहुत बड़ा सहयोग मिला। यहाँ के लोग जो आज लखनऊ या दिल्ली जाया करते थे अच्छी शॉपिंग करने के लिए, उनको अपने शहर में ही बहुत सारी चीज़ों की सुविधाएं मिलने लगीं। कोरोना काल में जो सबसे बड़ा इसका दुष्प्रभाव पड़ा वो ये पड़ा कि लॉकडाउन के चलते ये जो बड़े बड़े कॉरपोरेट हाउसेस जिनको हम लोगों ने जगह दे रखी थी व्यापार करने के लिए, उनके ऊपर बहुत बड़ा नेगेटिव प्रभाव पड़ा। उसके चलते उन्होंने स्टोर साइजेस को छोटा करना प्रारंभ किया, उनके यहाँ थोड़ा सा अनएम्प्लॉयमेंट की प्रारंभ हुई, और साथ साथ लोगों को जो स्पेंडिंग करने की चाहत थी, जो फ्री शॉपिंग करते थे जा कर के, उसमें पैसा संचय करने का लोगों की तरफ विचार बढ़ा कि वो एक्स्ट्रा स्पेंडिंग ना करें। विकास में रियल एस्टेट मुझको लगता है कि अगर सबसे बड़ी नहीं लेकिन एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। हम लोग सरकार को टैक्स के रूप में तमाम हेड्स में बहुत सारे टैक्सेस देते हैं, चाहे वो थ्रू डेवलपमेंट अथॉरिटी दे रहे हों, चाहे वो स्टैम्प ड्यूटी के थ्रू दे रहे हों, या हमसे जो घर खरीद रहा है वो म्यूनिसिपल टैक्सेस दे रहा हो, या जो दुकान जैसे आप लोग ने पहले बोला व्यापार करने के लिए बहुत सारी चीज़ों को दे रहा है। अगर इस प्रकार की चीज़ों का कोरोना पे दुष्प्रभाव पड़ता रहेगा और यहाँ के जो रियल एस्टेट इंडस्ट्री है वो उससे हतोत्साहित होगी, तो इसका सीधा दुष्प्रभाव यहाँ की ओवरऑल इकोनॉमिक डेवलपमेंट पे और जो वर्टिकल मूवमेंट होता है जिससे लोग आगे बढ़ना चाहते हैं ग्रोथ के प्रति, उस पे एक रोक आएगी। हम लोगों का ये मानना है कि कोरोना काल में हाउसिंग सेक्टर ग्रो करेगा, कमर्शियल में इसका दुष्प्रभाव पड़ेगा। हाउसिंग में अब लोग जो न्यूक्लियर फैमिली में रहा, मतलब जॉइंट फैमिली में रहा करते थे, और न कि एक फिक्स्ड अमाउंट दे करके उसका व्यापार पूरी तरह से प्रताड़ित हो या उसका लॉस में जाने लगे। हम लोग एम्प्लॉयमेंट को जनरेट करते हैं थ्रू रियल एस्टेट, हम लोग हाउसिंग प्रोवाइड करते हैं, तो रियल एस्टेट की अपने आप में एक प्रदेश के विकास में, हमारे शहर के विकास में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। ठीक है, एम के मिश्रा जी, प्रयागराज के साथ अच्छी बात यह है कि यहाँ का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको लेकर सरकार तैयार रहती है, और इससे पहले कि पुराना इंफ्रास्ट्रक्चर थोड़ा पुराना हो, थोड़ा जीर्ण शीर्ण हो, मेला आ जाता है। कुंभ आया तो उसमें फिर से नई स्कीम के साथ नई चीजें भी बनेंगी और पुरानी दुरुस्त भी होती जाएंगी। आप लोगों की अथॉरिटी के तौर पर अभी क्या प्लानिंग है और क्या बेहतर कर रहे हैं प्रयागराज के अंदर? देखिए, विकास के कार्य में सबसे जिम्मेदार सरकार ही रहती है और हम अपने ऊपर ही उत्तरदायित्व मानते हैं। इसलिए सबसे पहले तो धन्यवाद देना चाहेंगे निजी क्षेत्र के उन विकासकर्ताओं को जो हमें अपना योगदान दे रहे हैं, विकास में सहयोग कर रहे हैं और नगर के अवस्थापना सुविधाओं को स्ट्रेंथन कर रहे हैं। देखिए, सरकार का मुख्य जो उद्देश्य होता है वो यही है कि निजी विकासकर्ताओं को सही सुविधाएं प्रदान करे, और सही विकास तो निजी विकासकर्ताओं के माध्यम से ही होता है। तो हमारा फोकस रहता है अवस्थापना सुविधाओं पर। तो जैसे कि आपने अभी बताया, अवस्थापना सुविधाएं हम बार बार डेवलप करते रहते हैं, मौका मिलता रहता है हमको ईश्वर की कृपा से। बार बार यहाँ पे कुंभ, अर्ध कुंभ और माघ मेला होते हैं। वर्तमान में हम लोग सबसे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं लगभग 44 किलोमीटर की लेंथ में मेट्रो बनाने के लिए। तो चूँकि मेट्रो पर उतना लोड नहीं मिल पा रहा है, उतना मतलब सस्टेनेबिलिटी नहीं मिल पा रही है, तो भारत सरकार ने नई 2 योजनाएं बनाई हैं, मेट्रो लाइट और मेट्रो लाइट का और मेट्रो नियो का। तो इस पर हम लोग राइट्स के माध्यम से
इस पर DPR बनवा रहे हैं, जिससे कि यथाशीघ्र ये सुविधा हम नगर के वासियों को दे सकें। और वर्तमान में हम जो है लगभग 13 से लेकर 20 सड़कों पे भी 13 पे काम चला रहे हैं, और 20 सड़कें हमारे उसमें हैं जिन पे हम अवस्थापना सुविधाओं को स्ट्रेंथन कर रहे हैं, स्मार्ट रोड्स बना रहे हैं, इसकी ओवरहेड लाइन्स सब ले जाके अंडरग्राउंड ले जा रहे हैं, पेडेस्ट्रियंस की सेफ्टी का ध्यान रख रहे हैं। जो पार्किंग की असुविधा होती थी लोगों को, वो पार्किंग की सुविधा दे रहे हैं। उसमें लगभग 4,500 कार पार्किंग की सुविधा हमने इन 13 सड़कों और 7 सड़कें जो भी हमारी विचाराधीन है उसमें हमने प्रस्तावित की हैं, जिससे नगर के लोगों को सुविधाएं मिलेंगी और मतलब जो है आसान लाइफ होगी उनकी। अभी हम यमुना के किनारे लगभग 100 एकड़ में 500 करोड़ रुपए की करीब एक योजना लॉन्च करने वाले हैं। बहुत शीघ्र जो है जनता को उसका लाभ मिलेगा। आवासीय योजना है, इसमें कॉमर्शियल होटल्स का भी रहेगा, जिससे कि वो हो सके। यमुना और गंगा के किनारे एक त्रिवेणी पुष्प है लगभग 2.5 एकड़ में, जिस पर हम लोग क्या कहना चाहिए टूरिस्ट विलेज के रूप में से विकसित करने के लिए RFP मांगने वाले हैं। ग्लोबल RFP मांगी जाएगी इस पर, जिससे नगर को अधिक से अधिक सुविधाएं मिल सकें। वर्तमान में हम लोग ABD एरिया, जो स्मार्ट सिटी की जो थ्रस्ट एरिया कहलाता है, एरिया बेस्ड डेवलपमेंट में, उसमें हम लोग 5 साल के लिए ग्रीनरी डेवलपमेंट कर रहे हैं। देखिए जो सड़कों के किनारे है, आइलैंड्स हैं, चौराहे हैं, यही लाइफलाइन होती है, मतलब जो है ग्रीनरी जो है। तो तकरीबन 20 करोड़ रुपए की लागत से हम लोग इस पर काम कर रहे हैं। आने वाले समय में हम लोग और भी बहुत सारे प्रोजेक्ट लाएंगे जो पाइपलाइन में हैं। फिलहाल तो इतना ही हम कर रहे हैं। ठीक नहीं, ये भी पर्याप्त है। नहीं, लेकिन हम लोग अगर आप लाइट मेट्रो के कॉन्सेप्ट पे काम हो रहा है, हाँ, लेकिन हम लोग कभी संतुष्ट नहीं होना चाहते अपने आप को कि भाई पर्याप्त है, पर्याप्त तो कभी नहीं मानते, हम उसको और एक्सेल करना चाहते हैं। हाँ, वो यहाँ की जनता होने भी नहीं देती और आपको। धन्यवाद। ये प्रयागराज के लोगों का मिजाज है। लेकिन अजय मिश्रा जी, बात ठीक कह रहे हैं, सहयोग कर रहे हैं आप लोगों का ये लोग, आप इनका कर रहे हैं? नहीं, बिल्कुल क्योंकि ये शिकायत अक्सर रहती है बिल्डर्स की, रियल एस्टेट सेक्टर के बड़े प्लेयर्स की, देखिए केवल वो फाइल जाती है तो अटक जाती है। नहीं, बिना सरकारी सहयोग के तो कोई भी डेवलपमेंट नहीं हो सकता है जो प्राइवेट बिल्डर्स करना चाह रहे हैं। इम्पॉर्टेंट ये है कि इंफ्रास्ट्रक्चर अगर वो प्रोवाइड करते हैं तो रेजिडेंशियल एरिया या कॉमर्शियल एरिया अपने आप डेवलपमेंट होने लगता है। अगर हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड अच्छी सड़कें हो, अप्रोचेबल हो, तो आदमी एक बार शहर के बाहर भी, रिमोट एरिया में भी जाके अपना मकान लेने की कोशिश करता है, क्योंकि हमारी एक्सेस शहर के लिए बहुत जल्दी, मतलब 10-15 मिनट में हम किसी भी पॉइंट पे पहुंच सकते हैं। तो बिना गवर्नमेंट के सपोर्ट के और बिना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के तो कोई भी काम आगे नहीं हो सकता है। सपोज हम लोग का जैसे प्रोजेक्ट एक चल रहा है नैनी में, और हालांकि पहले भी एक बार बात हो चुकी है रिंग रोड के डेवलपमेंट के लिए, कि रिंग रोड का काम बड़ा नहीं पड़ती है, वो है हमारा कानपुर रोड की तरफ। बाकी हमको अभी तक कंसेप्ट लोगों का यही है कि अगर वो नदी क्रॉस कर रहे हैं तो उनका कहना है, चाहे वो झूसी हो चाहे नैनी हो, कि शहर जा रहे हैं। अभी वो अपने आप को शहर में नहीं मानते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि हम अभी कटे हुए हैं शहर से। तो जितनी जल्दी ज़्यादा कनेक्टिविटी शहर को क्रॉस करने के लिए होगी, अच्छी रोड्स होंगी, इंफ्रास्ट्रक्चर में इवन कि आप इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई ले लीजिए, वाटर सप्लाई ले लीजिए, सारी चीज़ें होंगी, तो डेवलपमेंट उतना ही अच्छा होगा। और हम लोग कोशिश भी कर रहे हैं, हमारी टाउनशिप भी नैनी में ही चल रही है, लेकिन अभी भी लोगों को लगता है कि बाहर है शहर के। ये एक थोड़ा सा हिच है लोगों के अंदर, बट उसके बाद भी हम लोग बड़ा अच्छा कर रहे हैं वहाँ पे। और जब तक डेवलपमेंट अथॉरिटी या नगर निगम वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर और डेवलप करे, रोड की कनेक्टिविटी अच्छी कर दे, तो शहर का फैलाव निश्चित रूप से होगा, और उसके लिए सरकार का सहयोग बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल, सरकार का सहयोग बहुत जरूरी है। और जिस तरह की तमाम बातें आपने कही हैं, आगे एक्सेप्टेशंस और क्या है ये भी हम जानेंगे आपसे। लेकिन संजीव अग्रवाल जी, आपसे मेरा सवाल है, अभी जिस तरह से चीजें बदल रही हैं, इससे पहले हमने जिक्र किया, लेकिन पिछले 4 से 5 साल अगर हम देखें तो जो उम्मीदें थी रियल एस्टेट से वो पूरी नहीं हो पा रही हैं। इसके पीछे कारण आप क्या देखते हैं? अगर प्रयागराज स्पेसिफिक बात करें तो यहाँ पे 2 तरह की प्रपोजिशंस हैं। एक जो लोग शहर के अंदर रहना चाहते हैं, एक जो लोग शहर के बाहर रहना चाहते हैं। शहर के अंदर रहने वाले लोगों की, चाहत वालों की संख्या ज़्यादा है, क्योंकि बाहर जैसे कि अभी मिश्रा जी ने कहा कि इंफ्रास्ट्रक्चर उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है। कई बार लॉ एंड ऑर्डर की लोगों को थ्रेट परसेप्शंस होते हैं कि वो दूर नहीं रहना चाहते हैं।
तो ये 4 साल के अंदर बहुत सारी चीज़ें अचानक बदली, चाहे वो नोटबंदी आई हो, चाहे वो जीएसटी आया हो जिसको अडॉप्ट करने में और समझने में लोगों को समय लगा। हम लोग जो चाहत है कि इसके डेवलपमेंट में जो सहयोग विकास प्राधिकरण से या तमाम संबंधित जो रियल एस्टेट से संबंधित विभाग हैं उनसे इसको प्रोत्साहन के रूप में हम लोगों को होना ये चाहिए था कि डेवलपमेंट फीसेस में छूट मिलनी चाहिए थी। लैंड इकलौती ऐसी चीज़ है जिसको कभी बढ़ाया नहीं जा सकता है, जितनी है उतनी ही उपलब्ध होगी। और यहाँ पे उत्तर प्रदेश में जो बाईलॉज बने हुए हैं वो आज भी 20 साल पुराने हैं, जो यहाँ पे एक्स्ट्रा कंस्ट्रक्शन जिसको एफएआर कहते हैं उसको बढ़ाने में रुचि नहीं है। तो हम लोग अपनी इम्पॉर्टेंट लैंड को किल करते चले जा रहे हैं और ग्रेजुअली जब शहर बढ़ता है तो वो एग्रीकल्चर लैंड को लेता है। और भारत क्योंकि एक एग्रीकल्चर प्रधान देश है, हम लोग के पास 125 करोड़ की जनसंख्या है, ग्रेजुअली अगर शहर बढ़ते चले जाएंगे और एग्रीकल्चर लैंड को वो लेते चले जाएंगे तो एक समय ऐसा आएगा कि हम लोग जो आज अपनी बहुत सारी चीज़ों को एक्सपोर्ट कर रहे हैं वो रुक जाएगी। तो शहर में कोई विकास के लिए सरकार को शहर के डेवलपमेंट मतलब एक कोर एरिया डिफाइन करके वहाँ पे मूलभूत सुविधाओं को स्ट्रेंथन करना चाहिए। स्टैम्प ड्यूटी में, डेवलपमेंट चार्जेस में, एफएआर में थोड़ा लिबरलाइज्ड रुख अपनाना चाहिए। रियल एस्टेट को एक बड़े पार्टनर के रूप में शहर, देश के और प्रदेश के विकास के रूप में देखना चाहिए। हम लोग बहुत सारी चीज़ों में जो शहर का विकास है, जो सरकार की जिम्मेदारी है, उसको पैरेलली निभा रहे हैं। हम लोग ने चैलेंजेस देखे हैं लेकिन हम लोग उससे ओवरकम कर चुके हैं। हम लोगों ने नोटबंदी के दुष्प्रभाव से अपने आप को कवर करते हुए आगे बढ़े, जीएसटी को अडॉप्ट कर लिया हम लोगों ने। अब हम लोग के बायर्स और हम लोग जो डेवलपर्स हैं जीएसटी के रूल्स को समझ के आगे बढ़ना चाहते हैं। फ़िलहाल हम लोग के सामने कोरोना का चैलेंज है। अगर ये थर्ड वेव जिसकी बात चल रही है, अगर इसको हम लोग सब लोग मिल करके रोक पाएँ, सचेत रह करके, डिसिप्लिन में रह करके इसको रोक पाएंगे तो हम लोगों का जो व्यापार है, रियल एस्टेट का व्यापार है, ये वापस समृद्धि की ओर बढ़ेगा और हम लोग इस अपने शहर को विकास की ओर ले जाने में अपनी पूरी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। ठीक है। अनुभव वर्मा जी, एक बड़ी शिकायत तो लोगों की ये रहती है कि हमने तो ईएमआई भरना शुरू कर दिया, हमारे हाथ से किराया भी जा रहा है, समय पे डिलीवरी, ये कितना महत्वपूर्ण फैक्टर है आपके इस पूरे सेक्टर को लेकर और आप इस पर कितना फोकस कर रहे हैं? मेरे ख्याल से प्रयागराज में एज सच ये प्रॉब्लम इतनी बड़ी नहीं है। आई थिंक 3 से 5 साल लगते हैं प्रोजेक्ट्स को कंप्लीट करने में। और जो प्राइवेट डेवलपर्स हैं ओवरऑल जो लेट्स से ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में काम कर रहे हैं, वहाँ पे ये ऐसी प्रॉब्लम आई थिंक नेक्स्ट टू नथिंग है। आई थिंक जो बायर है वो कोरोना के समय और लेट्स से इवन उसके थोड़ा पहले भी नए लॉन्चेस काफ़ी स्लो होने लगे थे। तो आज की डेट में मार्केट में प्रयागराज की स्पेशली और इन जनरल देश में भी मार्केट में नए प्रोजेक्ट्स लेस हैं, तो नए लॉन्चेस कम हो रहे हैं, तो इन्वेंट्री कम हुई है और इन्वेंट्री कम होने की वजह से कस्टमर्स को और बायर्स को जो प्रोजेक्ट्स लगभग कंप्लीशन की स्टेज पे पहुंच गए हैं या रेडी टू मूव हैं वो ज़्यादा अवेलेबल हैं। आई थिंक प्रॉब्लम जो हम अगले 6 महीने या साल भर में फेस करने वाले हैं वो इन्फ्लेशन बढ़ रहा है। इन्फ्लेशन बढ़ने की वजह से जो सरकार इंटरेस्ट रेट को अभी लो रखा गया है, दशकों का लोएस्ट इंटरेस्ट रेट पे इस समय चल रही है, तो ये इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा तो मकान आने वाले समय में महंगे होने वाले हैं। आप अगर पिछले 6 महीने का हमारा इनपुट देखें जो मकान बनाने में लगता है, चाहे सीमेंट हो, चाहे सरिया हो, चाहे कोई भी चीज़ हो, तो वो सारी चीज़ें 25 से 40% इंक्रीज़ हुआ है कॉस्ट में पिछले 6 महीने में। बट हाउसिंग प्राइसेस जो है वो स्टेबल है। हाउसिंग प्राइसेस पिछले 1-1.5 साल से लगभग वही है। तो वी आर सीइंग कि अगले 6 महीने में ये अप्रिशिएट करेगी, तो ये बेस्ट टाइम है प्रॉपर्टी परचेज करने का। इन्वेंट्री कम है, निर्माणाधीन जो यूनिट्स हैं उसके लिए ज़रूर कुछ करना पड़ेगा,
गवर्नमेंट को थोड़ा इनिशिएटिव उसमें लेना पड़ेगा। बट आई थिंक ऑल इन ऑल ग्राहकों के लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम एटलीस्ट प्रयागराज और इस सराउंडिंग एरिया में नहीं है। रेडी टू मूव इन इन्वेंट्री बहुत अवेलेबल है, या ऐसे इन्वेंट्री जो अगले 6 महीने में डिलीवर हो रहे हैं। सो इंस्टॉलमेंट जहाँ तक इंस्टॉलमेंट का बोझ है कस्टमर के ऊपर, तो वो ऑल टाइम लो पे है इस समय। अगले 6 महीने से साल भर में ये शायद बढ़ेगा, बट इस समय बेस्ट टाइम टू बाय प्रॉपर्टी है। और इन्फ्लेशन भी बढ़ेगा तो उससे भी प्रॉपर्टी के रेट बढ़ेंगे। दैट्स इट। बिल्कुल, आपकी बातों से शायद लोगों की जो शंका है उनके मन में वो भी ज़रूर दूर हो गई होगी। आपसे मेरा सवाल है, अभी अगर मैं बात करूं तो प्रयागराज हुआ, वाराणसी हुआ, ये तमाम वो ज़िले हैं जहां पर सरकार का काफ़ी फोकस है रियल एस्टेट को लेकर भी। अगर बात करूं, इन्वेस्टमेंट भी आया, आपको उसका कितना फ़ायदा मिला? देखिए, इंफ्रास्ट्रक्चर का इन्वेस्टमेंट जो भी हो रहा है, अगर इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्टमेंट हो रहा है, रोड्स पे हो रहा है, ट्रांसपोर्टेशन पे हो रहा है, इनका एक तो एडेड एडवांटेज है डेफिनेटली। लेकिन सबसे ज़्यादा जो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट या इंडस्ट्रीज़ के फॉर्म में आएगा, उसका सबसे ज़्यादा रियल एस्टेट को एडवांटेज मिलेगा। क्योंकि अगर कोई बड़ी इंडस्ट्री आती है, एक ज़माना था जब इलाहाबाद में कम से कम 15 से 20 बड़ी इंडस्ट्रीज थी, जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट की भी थी, स्टेट गवर्नमेंट की भी, प्राइवेट्स भी थी। तो वो इंडस्ट्री जब तक नहीं आएंगी शहर के अंदर, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन उस टाइप से नहीं होगा, तब तक हम ये नहीं कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा एडवांटेज रियल एस्टेट इंडस्ट्री को मिलेगा। अभी यूपीएसआईडीसी ने अपनी सरस्वती हाईटेक टाउनशिप लॉन्च करी है। वो बेसिकली इंडस्ट्रियल टाउनशिप है, जिसमें रेजिडेंशियल प्लॉट्स वगैरह भी दे रहे हैं। वहाँ पर भी प्रॉब्लम ये आ रही है कि रेट्स की वजह से कोई इंडस्ट्री इंटरेस्ट नहीं ले रही है कि वहाँ पर हम कोई बड़ी इंडस्ट्री इस्टेब्लिश करें। तो गवर्नमेंट को इस तरफ ध्यान देना होगा कि अगर इलाहाबाद का डेवलपमेंट चाहिए, प्रयागराज का डेवलपमेंट चाहिए, तो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट्स ज़्यादा आए हैं। एक हब बनना चाहिए सॉफ्टवेयर का या किसी भी टाइप का, जैसे और बड़े शहरों में हुआ है। लखनऊ की बात करें अगर यूपी में, तो लखनऊ में एक इंडस्ट्री डेवलप होती जा रही है सॉफ्टवेयर की, बहुत सी कंपनी आ चुकी हैं। लोकल लेवल पे इंडस्ट्रीज़ की अगर और शहरों की बात करें, आगरा में चमड़ा है, चमड़े का काम है, कानपुर में चमड़े का काम है, बनारस में कारपेट और साड़ियों का काम है। इलाहाबाद को योगी जी ने डेवलपमेंट के लिए, ये इंडस्ट्री उसके लिए मूंज के एक प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई किया है, जो उन्होंने कहा था कि 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट। इस तरीके से जनरेशन तो होंगे, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन तो होंगे, लेकिन एक बड़े इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है शहर के अंदर, जिससे कि 400, 500 या 1000 लोगों का एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हो। वो डिमांड जब हमारे पास आएगी रियल एस्टेट इंडस्ट्री को, उससे बहुत फ़ायदा होगा। उस टाइप का कुछ इन्वेस्टमेंट आना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल, आप ठीक बात कर रहे हैं एम के मिश्रा साहब। हम बात कर रहे हैं शहरों के विस्तार की। बड़े बड़े जितने भी शहर हैं, उसमें शहर तो मूल ठीक ही है, एक्सटेंशन भी बड़े कीमती हैं उन क्षेत्रों के। जैसे अजय मिश्रा जी ये बात बता रहे थे कि अभी आप झूंसी चले जाइए या नैनी चले जाइए, जैसे आपने ब्रिज पार किया, लगने लगता है कि आप शहर से बाहर की तरफ जा रहे हैं। वहाँ वालों को लगता है कि शहर अंदर है। लेकिन वो जो डेवलपमेंट का प्लान है, सिर्फ शहर के अंदर के लिए है या कुछ और बेहतर बाहर की तरफ भी हो रहा है? क्योंकि जितना शहर विस्तार करेगा उतनी आपकी इकोनॉमी भी यहाँ की ग्रो करेगी। देखिए, जहाँ जहाँ इंसान जाएगा वहाँ वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करना हमारा प्राथमिक कर्तव्य है। और ये एक्सपेंशन कराना भी मतलब जो है ये ज़रूरत भी है, और इसके लिए सरकार सोचती भी है। सरकार सोच रही है बहुत जल्दी इस पे, यहाँ पर हमें प्रयागराज के लिए रिंग रोड का प्रस्ताव जो है लेके आने वाले हैं, और बहुत जल्दी इस पर काम शुरू होगा। माननीय मंत्री जी स्वयं इसकी घोषणा करके गए हैं यहाँ, और मुझे लगता है बहुत जल्दी इस पर काम शुरू होना चाहिए। तो आप लोगों ने कोई कल्पना तो की होगी कहाँ से लेके कहाँ निकालेंगे? नहीं, इसका ये पीडब्ल्यूडी इस पे नोडल एजेंसी है, वो बना रहे हैं इसको। हम लोग उससे लिंक्ड रहते हैं, आपस में एक दूसरे से कोऑर्डिनेशन चलता है, लेकिन इसकी पीडब्ल्यूडी नोडल एजेंसी है। ठीक है। और दूसरा जो आप बता रहे थे लाइट मेट्रो के लिए? लाइट मेट्रो के लिए प्राधिकरण ही नोडल एजेंसी है। इसके 2 रूट सिलेक्ट किए गए थे, एक शांतिपुरम से नैनी और एक बमरौली से झूंसी। तो ये 2 रूट। अगर नैनी तक उतर गई मेट्रो तो फिर तो आसान हो जाएगा ना? फिर आसान हो जाएगा। ठीक है। ये रोड को लेकर एक बड़ा इशू है। रिंग रोड की प्लानिंग पिछले 10 सालों से चल रही है, ऑफिस प्लान ही रह गया है, अभी तक मेट्रोलाइज नहीं कुछ हो पा रहा है।
दूसरे हो जाते हैं हमेशा। ठीक है, लेकिन मैं ये भी जानना चाहता था इस बात को लेकर भी कि यहाँ की और ज़रूरतें क्या हैं, क्योंकि जब इंसान के पास पैसा होगा तो वो निवेश करने के बारे में सोचेगा। इंसान की जेब में जब बजट कम है तो फिर वो बड़े निवेश और ख़ास तौर से मकान खरीदे या अपने लिए और अलग से, अगर उसके पास छोटे मकान है वो बड़े में जाए। सर कह रहे थे कि स्ट्रेच कर रहे हैं आप पॉकेट को, तो इतना ही तो कर सकते हैं कि जितने में फट ना जाए। तो उसके लिए क्या और बेहतर होना चाहिए? देखिए, सिटी को अगर इंडिया लेवल पे भी अगर हम बात करें तो सिटी का कहीं कोई नंबर स्टैंड करता नहीं है। मैंने सुना है कि पहले लोग कहते थे कि पूरे इंडिया में 3 शहर रहने लायक होते थे, बेंगलोर, इलाहाबाद और जयपुर। उत्तम कुमार एक हमारे फिल्म स्टार हुआ करते थे बंगाली फिल्मों के, उनका स्टेटमेंट मैंने कहीं पढ़ा था कि मैं रिटायर होने के बाद इलाहाबाद में ही आके रहूँगा, यहाँ की सड़कें इतनी चौड़ी हैं। और अगर आप लोगों ने भी शायद पढ़ा हो, एक अपने राइटर थे धर्मवीर भारती, उनकी सबसे ज़्यादा बिकने वाली किताब थी गुनाहों का देवता। उसकी फर्स्ट लाइन में ही उन्होंने लिखा है इलाहाबाद के लिए कि यहाँ की सड़कें बम्बई से चौड़ी और दारागंज की गलियाँ बनारस से पतली हैं। तो वो एक शहर हुआ करता था, वो शहर उसकी पहचान खोती जा रही है। डिस्ट्रिक्ट वाइज अगर देखें तो शहर की पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा है, डिस्ट्रिक्ट की पॉपुलेशन पूरे यूपी में सबसे ज़्यादा है, लेकिन उस हिसाब से इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल अभी नहीं है। और जब तक हम शहर का एक्सपेंशन नहीं करेंगे, सारी भीड़ शहर के अंदर रहेगी। झूसी और नैनी की जो मैं बात कर रहा था कि लोगों को लगता है कि मैं शहर जा रहा हूँ, उसका रीज़न ये है, अगर किसी को कोई शॉपिंग करनी है तो कोई मॉल नहीं है वहाँ पे, फिल्म देखनी है तो कोई पिक्चर हॉल नहीं है वहाँ पे, हॉस्पिटल कोई अच्छे हैं नहीं वहाँ पे, तो जिसको देखो उसको यही आना पड़ता है। तो वो एक्सपेंशन और इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ ये भी हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर में ही है कि मॉल हो, मेडिकल फैसिलिटीज़ अवेलेबल हो। तो ये चीज़ें जब बाहर की तरफ निकलेंगी तब मुझे लगता है कि शहर का कुछ लोड कम होगा। अदरवाइज तो सिविलाइज भी आज की डेट में ऐसा हो गया है कि ट्रैफिक जैम की पोजीशन हो गई है। M.K. बिश्वा साहब, लेकिन माफ कीजिएगा संजीव अग्रवाल साहब, ये आपस में जुड़ी हुई चीज़ तो है कि आप कह रहे हैं कि उधर मॉल नहीं है इसलिए वहाँ के लोग शहर आके शॉपिंग करेंगे या फिल्म देखने के लिए यहाँ पे आएंगे। तो ये भी तो आप लोगों के हाथ में ही है कि डेवलप कहाँ करेंगे, नया प्रोजेक्ट लेकर कहाँ आएंगे। क्या आपको लगता है कि वहाँ पे लोग कम मिलेंगे मॉल को, इसलिए शुरू नहीं करना चाहते? रियल एस्टेट डेवलपर अगर मॉल बना ले, लेकिन अगर उसमें आने वाली जो कंपनीज़ हैं उसको उनके बिजनेस का पोटेंशियल नहीं नज़र आएगा तो वो उसको ऑक्यूपाई नहीं करेंगी, क्योंकि बाइंग कैपेसिटी बहुत बड़ी चीज़ होती है और हर शहर की एक प्लानिंग होती है बड़ी कंपनीज़ की कि वहाँ पे कितने स्टोर ला सकते हैं, कितना उनके बिजनेस का पोटेंशियल है। तो अगर शहर प्रयागराज की बात किया जाए, क्योंकि हम लोगों का जो शहर है ये बहुत अभी विस्तार इसका नहीं हुआ है, नैनी भी शहर से 3 किलोमीटर की बात हो रही है, झूसी भी शहर से 4 किलोमीटर की बात हो रही है। तो ये डिस्टेंसेस ऐसे नहीं हैं कि जिसके डेवलपमेंट में इमीडिएट वहाँ की विसिनिटी में आप बड़े मल्टीप्लेक्सेस और मॉल्स और होटल्स लेकर के आएँ, जब शहर इट्सेल्फ में यहाँ पे बहुत सारा स्कोप है डेवलपमेंट का। तो ये चीज़ें तब होती हैं जब एक एरिया सैचुरेट हो जाता है, सैचुरेशन होने के बाद एक्सपेंशन की बात होती है। तो अभी हमारे शहर का जो सैचुरेशन पॉइंट है वो उसके कहीं करीब भी नहीं है। अभी तो हम लोगों के यहाँ सिर्फ एक मॉल है, एक मल्टीप्लेक्स है, कुछ एक बड़े शॉपिंग स्टोर्स हैं। कुंभ यहाँ पे एक वरदान के रूप में आया। हम जब पहले जाते थे कंपनी वालों को कि आप साहब इलाहाबाद आ जाइए, हमारी प्रॉपर्टी देख ली, क्योंकि एयर कनेक्टिविटी नहीं होती थी तो उनके बड़े सीईओज कभी शहर विजिट नहीं करना चाहते थे, एक्सप्लोर करने के पॉइंट ऑफ व्यू से कि बिजनेस पोटेंशियल क्या है। जब से कुंभ आया हमारा देश हर इम्पॉर्टेंट शहर से इफ़ डायरेक्टली नहीं जुड़ा तो इनडायरेक्टली फर्स्ट कनेक्शन पे जुड़ गया है। अब बहुत सारी कंपनीज आने लगी हैं। रिसेंटली हमारा एक प्रोजेक्ट आने वाला है, उसमें 2 बड़े ब्रांड्स जो अभी सिर्फ लखनऊ तक ही सीमित हैं, उन्होंने इलाहाबाद के बाइंग पोटेंशियल को देख करके तय किया है कि वो यहाँ पे अपनी फुटप्रिंट बढ़ाएंगे और उसके चलते उन्होंने हमसे बोला है कि आप यहाँ पे जगह हमको प्रोवाइड कीजिए, हम अपना एक स्टोर लेकर के आएंगे। तो प्रयागराज में पोटेंशियल देश की कंपनीज़ को दिख रहा है। यहाँ पे अब इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास चाहे स्मार्ट सिटी के थ्रू हो, कुंभ के आने के बाद से इस सरकार की प्राथमिकता है, डेवलपमेंट हो रहा है। जय मिश्रा जी से भी बातचीत की, लेकिन मैं आपसे जानना चाहती हूँ आपकी क्या एक्सपेक्टेशंस है सरकार से? 2 फोल्ड में इसको मैं एड्रेस करना चाहूँगा।
पहला तो जो क्वेश्चन पहले पूछा गया था कि प्रयागराज में और क्या होना चाहिए ऐसा। इंडस्ट्री इज़ वेरी गुड, लेकिन वो आने में, सेटअप होने में बहुत समय लगेगा। प्रयागराज दो चीज़ों के लिए मेरी नॉलेज में प्रमुखता जाना जाता है। एक तो एज एन एजुकेशन हब, लेकिन हमारे यहाँ कोई, जैसे आप ग्रेटर नोएडा में देखें तो नॉलेज सिटी है या एजुकेशन सिटी है, तो एक हमारे यहाँ पे इस तरह का कोई मल्टीपल यहाँ पे कोचिंग सेंटर्स और ये हैं, परंतु ऑर्गेनाइज नहीं है। अगर आपके पास एक एजुकेशन सिटी हो या नॉलेज सिटी हो जहाँ पे गवर्नमेंट अच्छे प्लॉट्स, हम इंडस्ट्रियल प्लॉट डेवलप कर रहे हैं, बट जो हमारे यहाँ की ट्रेडिशनली जिसके लिए इलाहाबाद जाना, प्रयागराज जाना जाता है, उस पे हमारा खास फोकस एटलीस्ट हमको नहीं नज़र आ रहा। दूसरा चीज़ है कि जो इलाहाबाद, प्रयागराज गवर्नमेंट ऑफिसेस के लिए बहुत जाना जाता था, तो कई स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के जो मुख्यालय थे या ऑफिसेस थे वो यहाँ पे थे, एंड धीरे धीरे वो यहाँ से जा ही रहा है। तो इलाहाबाद एक कंज्यूमर ड्रिवन सिटी है, यहाँ पे ज़्यादातर लोग जॉब में हैं, वर्किंग में हैं, एंड जो गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट जॉब्स और सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब्स हैं, बट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वो यहाँ से जा रहा है। तो कुछ पिछले अगर आप 5, 6, 7 सालों में देखें तो यहाँ से कई गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के ऑफिसेज यहाँ से या तो लखनऊ चले गए या किसी और शहर चले गए। तो दैट वो एक फोकस एरिया होना चाहिए गवर्नमेंट के लिए, बिकॉज इंडस्ट्री कब आएगी ये हम नहीं जानते, बट अगर ये लोगों को रोज़गार रहेगा, यहाँ पे बड़े ऑफिसेज यहाँ रहेंगे, तो आई थिंक इस क्षेत्र का डेवलपमेंट अच्छा होगा। इसकी सेल के लिए है, जो प्रोजेक्ट अभी लॉन्च होंगे या नए होंगे या अभी इनिशियल स्टेजेस में हैं, उसमें बायर का सेंटिमेंट अच्छा नहीं है। वो हमको लगता है कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम रियल एस्टेट परचेज जो है कॉन्फिडेंस का मैटर है। आई थिंक वो एक बिग टिकट आइटम होता है, आप मतलब लाइफ में 3-4 चीज़ें करते हैं, उसमें से घर एक बनाना है, यू नो, एंड एक लेगेसी प्रॉब्लम भी है कि आदमी सोचता है कि 35-40 साल के पहले तो घर बनाने की सोचना ही नहीं है, एटलीस्ट पुराने समय में तो नहीं सोचते थे, आज की डेट में बड़े शहरों में थोड़ा कम हुआ है। तो जो निर्माणाधीन प्रोजेक्ट है उसमें वर्सेस जो कंप्लीटेड प्रोजेक्ट हैं या रेडी टू मूव इन प्रोजेक्ट हैं, उसमें एक बड़ा डिफरेंस है जीएसटी का। तो और जैसे संजीव जी ने बोला कि कोरोना काल में बड़े स्पेसेस आदमी एक्सपेक्ट कर रहा है, मतलब अफोर्डेबल हाउसिंग से थोड़ा और बड़ा, चाहे उसमें होम ऑफिस भी हो, वर्क फ्रॉम होम भी कर सके आदमी। तो जब आप बड़े हाउसिंग के बारे में देखें, 3 बेडरूम या उससे बड़ा या 4 बेडरूम या इंडिपेंडेंट हाउसेस, तो जहाँ पे डेवलपमेंट हो रहा है, अगर उसमें जीएसटी है, बिकॉज जीएसटी गवर्नमेंट को ऑलरेडी हमारे, क्योंकि रियल एस्टेट में इनपुट क्रेडिट नहीं मिलता है, तो जीएसटी हम ऑलरेडी पे कर चुके हैं, मतलब सीमेंट पे, सरिया पे, सब पे, सारे इंग्रेडिएंट्स पे हम जीएसटी पे कर चुके हैं एट हायर रेट्स, और फिर एक 5% का जीएसटी बायर से लिया जाता है, जो कि एक बाधा है निर्माणाधीन प्रोजेक्ट में। तो आई थिंक निर्माणाधीन प्रोजेक्ट को अगर आपको इम्पेटस देना है, थोड़ा पुश करना है, तो उसके लिए अगर जीएसटी को कुछ समय के लिए निर्माणाधीन या रियल एस्टेट से हटा दिया जाए, बिकॉज जीएसटी का जो कलेक्शन है वो ऑलरेडी गवर्नमेंट का हो चुका है बिफोर निर्माण के समय ही। तो अगर जीएसटी को थोड़ा लूज किया जाए या थोड़ा होल्ड किया जाए, तो आई थिंक दैट विल बी गुड फॉर रियल एस्टेट इन जनरल। मांग आपकी अच्छी है, लेकिन है बहुत कठिन। मिश्रा जी, एक बड़ा मसला हर जगह के लिए कानून व्यवस्था होता है। जितना बेहतर व्यवस्थाएं होंगी, सुरक्षा जितनी अच्छी होगी, उतना बेहतर होता है। इसीलिए जितने बड़े प्रोजेक्ट्स हैं आप लोगों के, उनमें स्पेशली आप बताते हैं कि हमने अपनी प्राइवेट सिक्योरिटी का कितना अच्छा इंतज़ाम किया है। तो ओवरऑल प्रयागराज की कानून व्यवस्था, क्योंकि यहाँ का अलग तरह का एक इतिहास भी रहा है, अब ज़रूर चल रहे हैं अथॉरिटी की तरफ से बुलडोज़र जगह जगह देख लेते हैं हम चलते हुए, 50-60 जगह कंस्ट्रक्शन के तो हमने ही फुटेज दिखाए हैं, कहाँ कहाँ ढाए गए हैं, जो अलग तरह की संपत्ति थी। लेकिन प्रयागराज में कानून व्यवस्था आपको लग रहा है कि पहले से बेहतर है एक, या फिर अभी भी कंसर्न है लोगों के लिए? नहीं, ऑफ कोर्स पहले से बहुत बेटर हो गई है कानून व्यवस्था, और ऑर्गेनाइज क्राइम बहुत हद तक कम हुआ है। प्रॉब्लम बस आज की डेट में जो दिखती है कि
चेन स्नैचिंग, आदमी सड़क पे टहल रहा है, मोबाइल छीन लिया, चेन स्नैच कर लिया, इस टाइप की छोटी मोटी प्रॉब्लम है जो कि ऑर्गेनाइज नहीं है, व्हीकल्स चोरी हो गई। बट बड़ी जो और पहले के टाइम में हुआ करती थी वो इस टाइम नहीं दिख रही है, तो ये तो अप्रिशिएट करने वाली बात है। मैं बस यही पूछ रहा था कि मूल रूप से जो बड़ा व्यापारी है उसके थोड़ा अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रहा है, होते हैं उसके ऊपर सीधे बिल्कुल। बात। या तो आप चंदा दीजिए या फिर रंगदारी दीजिए। बिल्कुल बिल्कुल। तो चंदा तो आपकी इच्छा है कि किसको देना है, कब देना है, किसके विकास में आपको लगता है कि ठीक है जाएगा, और दूसरा है रंगदारी, वो आपको धमकी के जरिए मिलती होगी। बिल्कुल बिल्कुल। पहले से ये चीजें अगर बेहतर पहले से बहुत बेहतर हो गई है, और इस तरीके की घटनाएं मेरी नॉलेज में तो अभी तक नहीं आई। ठीक। और संजीव अग्रवाल जी, आम लोगों की सुरक्षा के लिए भी ये पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण है। आप लोगों को बिजनेस करना है, आप बड़े बिजनेस टाइकून हैं शहर के, तो वो एक अलग चीज़ है कि आपको उस तरह से चीज़ें देखनी है, और एक आम बाशिंदे को अपनी सुरक्षा उस तरह से देखनी है। तो कैसे आप इस बदलाव को देखते हैं शहर में? जैसे कि मिश्रा जी ने बोला कि विगत 5 वर्षों में यहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन में बहुत इम्प्रूवमेंट हुआ है। बड़े व्यापारी भी अपने आप को सुरक्षित महसूस करते हैं, साथ साथ यहाँ पे जो सामान्य जनता है वो भी अपने आप को सुरक्षित महसूस करती है। ये एक बहुत बड़ा कॉन्फिडेंस बूस्टर होता है किसी को शहर में बाहर से माइग्रेट करने के लिए भी, कि शहर के अंदर की एक पॉपुलेशन होती है और एक अट्रैक्ट करता है शहर का वातावरण कि आसपास के डिस्ट्रिक्ट या आसपास के स्टेट से लोग माइग्रेट करें। जब वो माइग्रेट करते हैं तो शहर में कंट्रीब्यूट करते हैं। तो जो मौजूदा चीज़ें हैं, या ये कहिए कि कुंभ की वजह से जो इंफ्रास्ट्रक्चर बन गया, उसको स्थायी रूप में वो बना रहे, अच्छी तरह से रन होता रहे, उसको लेकर क्या कर रहे हैं? जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको हम लोग लगातार मेंटेन कर रहे हैं। अब हमने अपने टेंडर में ही ये व्यवस्था कर दी है कि 5 साल तक मेंटेनेंस उसी जो एजेंसी काम करेगी वो 5 साल तक मेंटेन भी करेगी। इसलिए अभी आपने देखा होगा स्थिति में बहुत सुधार हुआ है। जो पहले चीज़ें मतलब बनने के बाद बिगड़ जाती थी, अब ऐसी स्थिति नहीं। मैंने स्वयं भी एक नागरिक की हैसियत से नगर में देखा है विभिन्न स्थानों पर कि जो चीज़ें बनाई गई, जो इंफ्रास्ट्रक्चर खड़े किए गए, वो अभी बहुत अच्छी स्थिति में है। जी, तो वो अच्छी स्थिति में है, और प्रयागराज के लिए नए नए कंस्ट्रक्शन होते रहें, नए नए आप लोग चीज़ें गढ़ते रहें, और दूर दूर के लोग यहाँ पर आके बसते रहें। ये प्रयागराज में जो संगम संस्कृति का है वो हम देखते रहें, यही उम्मीद करते हैं, और इसी तरह से देश के को बढ़ाने में आप लोग योगदान देते रहें। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ इस चर्चा में शरीक होने के लिए और उत्तर प्रदेश के विकास की बात कहने के लिए।